नमस्कार दोस्तों। आज मैं डॉक्टर संजीव कुमार एक बार पुनः अनुस्वार मंच पर आपके सामने एक बड़ी हस्ती के साथ ऋतु प्रिया खरे आप कैलिफोर्निया से ज्वाइन कर रही हैं और आज हमारे से डिस्कशन होगा उनकी साहित्यिक यात्रा पर। तो शुरू करते हैं। ऋतु प्रिया जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर संजीव कुमार जी, और सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई। आपने भोपाल में महादेवी वर्मा कक्ष में महादेवी जी की पुस्तक पर आपको बहुत बड़ा महादेवी पुरस्कार मिला है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद, आभार। तो शुरू करते हैं आपकी साहित्यिक यात्रा के बारे में चर्चा। जी, आपकी ये साहित्यिक यात्रा कब, कैसे और किसकी प्रेरणा से शुरू हुई? कैसे लिखना शुरू किया? जी, साहित्यिक यात्रा ऐसे ही शुरू हुई कि जब मैं बचपन से ही मैंने क्लासिकल म्यूजिक भी सीखा है जी। और मेरी माँ मेरी प्रथम गुरु रही, जो संगीत में एमए किया हुआ है जिन्होंने। और हमारे घर में बहुत संगीत की महफिलें जमती थी। मेरे पिताजी जिला जज थे उत्तर प्रदेश में, और मेरी दादी मेरी नानी सब बहुत गीत गाते थे और हमारे घर में संगीत की महफिलें होती थी और हमने संगीत की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। वही संगीत गीत जो है धीरे धीरे कविता और गीत के रूप में मैंने लिखना शुरू किया। भजन, गीत, संगीत, लोक संगीत। और चूंकि मैंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा, मैंने संगीत प्रवीण किया प्रयाग विश्वविद्यालय से, संगीत महाविद्यालय से, तो रुझान तो बहुत रहा संगीत में। तो मैंने एक अभिनव प्रयोग किया था कि जो छोटे ख्याल होते हैं उनके उसमें जनरली एक अंतरा होता है, तो मैंने अपने उसमें से 3-4 अंतरे बनाने शुरू किए और छोटे ख्यालों को गीत के रूप में मैंने प्रस्तुत किया। क्योंकि क्लासिकल के जो है लिमिटेड ऑडियंस है सुनने वाले, तो जब इसको हम गीत के रूप में हमने इसे लिखना शुरू किया तो बड़ा आनंद आया और टेक्निकली बिल्कुल सही बनते चले गए। माँ ने मुझे बहुत ही अच्छी तरह से गाइड किया। तो इस प्रकार से शुरुआत मेरी गीतों से हुई है। आई बिकम अ सॉन्ग राइटर एंड ऑल्सो कंपोजर। जी। फिर मैंने कविताएं लिखी, बहुत सारे विचार उमड़ते घुमड़ते रहते थे, तो मैंने लिखना शुरू किया। माँ मेरी बहुत बड़ी प्रेरणा रही और बाद में मेरी बिटिया ने भी बहुत प्रेरित किया। तो इस प्रकार से साहित्यिक यात्रा करीब 1986 और पहले से ही शुरू हो गई होगी, 1980 के करीब। हाँ जी। तो तब से मैं लिख रही हूँ। पहली रचना का प्रकाशन कब और कहाँ हुआ? मैं लिखती थी और प्रकाशन के लिए नहीं देती थी, सही बताऊं। फिर जब मैं इंदौर आई तो मैंने कारगिल पर बहुत अच्छी कविता लिखी थी, वो प्रकाशित हुई। दिवाली का एक पंच पर्व गीत लिखा, वो कई उसमें पुस्तिकाओं में, कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। तो वो पंच पर्व गीत, जिसमें दीपावली के 5 पर्वों के बारे में बहुत ही सरल लोक भाषा में वो लोकगीत लिखा गया और उसकी लोक धुन भी बहुत सुंदर है, तो बहुत लोगों ने सराहा। तो शुरुआत ऐसे हुई कि समाचार पत्र और कई पत्रिकाओं में इस तरह के गीत और कविताएं मैंने लिखनी शुरू कर दी। जी। तो कविता की विधा के अलावा किसी और विधा पर भी आपको इंटरेस्ट रहा या काम किया? जी, मुझे प्रकृति से बहुत बहुत लगाव है। तो मैंने कई देश विदेश में कई जगहों की यात्रा करी है, तो मैंने कई सारे यात्राटन लिखे हैं। बद्रीनाथ, काशी, उज्जैन, हरिद्वार, इन सब जगहों पर जाके जो आध्यात्मिक अनुभूतियां हुई हैं उनको मैंने अपने यात्राटन में लिखा है। Really? मुझे यात्रा संस्मरण लिखने का भी बहुत शौक है, आनंद रहता है, वो भी लिखती हूँ। नृत्य नाटिका मैंने कई सारी कराई भी हैं और मैंने लिखी भी हैं। नव दुर्गा नामक एक नृत्य नाटिका, जिसमें 9 देवियों का स्वरूप का वर्णन है, सबसे पहले मैंने इंडियन एम्बेसी काठमांडू में कराई थी और बहुत ज्यादा सराहना हुई उसकी। तो एक अद्भुत अनुभव था वो भी। और वही नृत्य नाटिका मैं कई जगहों पे करा चुकी हूँ और अभी इसको डिजिटली भी पिछले साल मेरी संस्था द्वारा कराया गया था, देश विदेश के लोगों को जोड़ा था। वेरी गुड। इसके सिवा मैंने कई सारे टीवी वार्ता हैं
और रेडियो पर वार्ताएं और कहानी लिखना, लघु कथा लिखना, मुझे सब कुछ पसंद है। जो भी मन में आता है मैं लिखने का प्रयास करती हूँ। और मेरी 2-3 सीडी भी निकली हैं गीतों की, जी। जिसमें एक मेरी सीडी है जिसका नाम है शुभ विवाह। तो मैं लोक गीतों को संरक्षण, संवर्धन और संप्रेषण का कार्य कर रही हूँ। बहुत सुंदर। तो जी, तो शुभ विवाह जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी है कि मेरी जी। सीडी है, बाई चांस यहाँ बिटिया को दी थी, तो उसी के शुभ विवाह, यानी उसकी शादी पर ही, इसके विवाह पर ये निकाला था मैंने। इसमें गीत और है? इसमें 15 गीत हैं। देखिए, तो जी। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में गणेश जी से शुरुआत करते हैं, गणेश वंदना है, देवी गीत है, हनुमान जी को आह्वान करते हैं, हनुमान जी का जयकारा गीत है, बधाई गीत है, ढोलक रानी का गीत है, और बन्ना बन्नी है, भात है, द्वाराचार, जयमाल, बधाई, मंडप, सुहाग, ऐसे करते करते मैंने इसको तैयार किया था। कुछ मेरे द्वारा रचित भी गीत हैं इसमें। हाँ। और इसमें हमने इसको एक टाइटल भी दिया था, इरिमांकित। मेरी बिटिया का नाम इरिमा है और दामाद का नाम अंकित, तो इसका इरिमांकित। और ये सभी बारातियों को, सभी लोगों को भेंट दिया, तो देश विदेश में इसका एक फोटो बहुत। मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो जी देखूंगा जी कौन कौन सी हैं। जी, तो इसमें हमने बेटी अमेज़न पे है? बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को समर्पित किया, और साथ में बेटी ब्याहो का भी मैंने इसमें एक लोगो डाला था। इंटरेस्टिंग, थैंक यू। जी जी। तो आप कविता जो लिखती हैं प्रायः किस कैसे विषय होते हैं? श्रृंगार पे या वीर रस पे, या कैसे कौन से रस के साथ उसका अभिव्यक्ति होता है? जी, सबसे पहले तो मैं लिखती हूँ, मेरा को बहुत ज्यादा प्रकृति आनंदित करती है। बहुत सुंदर फूल हो, कश्मीर की घाटियां हो, हिमालय हो, नदी हो, गंगा नदी हो, तो सबसे ज्यादा मुझे आनंदित करता है प्रकृति का स्वरूप। तो मन से विचारों का जो प्रवाह होता है, कभी कविता के रूप में, कभी गीत के रूप में, कभी यात्रा टन के रूप में, तो मैं प्रकृति से बहुत ही प्रभावित हूँ। साथ ही देश प्रेम, जी, मेरा बहुत प्रिय विषय है देश प्रेम। मैं भारत देश को प्रेम करती हूँ, बल्कि अब तो मैं सोचती हूँ कि वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे भारत देश का संदेश है, वो डिजिटल पटल पर मैं इसको प्रसारित करने का प्रयास करती हूँ। तो देश प्रेम भी एक बहुत अच्छा विषय है, आध्यात्मिक विषय मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो अपनी अनुभूतियां हुई हैं उनको मैं स्वरबद्ध, गीतबद्ध और कविताओं के रूप में लिखती हूँ। जैसे मैंने गंगा जी की यात्रा लिखी है और राम जी की भी यात्रा लिखी है, पूरी राम के जन्म की। तो मैं अनुरोध करूंगा कि यदि आप अपनी पहली कविता सुना सकें, यदि याद हो या उपलब्ध हो, और नहीं तो कोई भी कविता जो आपको सबसे ज्यादा रुचिकर लगती हो। जी, तो मैं अपनी एक कविता आपको सुनाती हूँ। बहुत सारी कविताएं पसंद है मुझे, और मेरी एक पुस्तक है गंगा के ऊपर, उससे मैं आपको एक गीत कम कविता मान लीजिए। जी जी। तो बहुत आनंद देती है। तो ये इस गीत में मैंने पूरी यात्रा लिखी है। तो गंगा मैया जब पहुंचती हैं बनारस, काशी, तो वहां मुझे अनुभव हुआ कि काशी विश्वनाथ भगवान, उनके जो होली होती है, एक विहंगम स्वरूप में होली होती है। और आपको विश्वास नहीं होगा, इस कविता में बहुत आध्यात्मिक स्वरूप भी है। कि जब मैं ये गंगा यात्रा लिख रही थी, तो काशी में कभी नहीं गई थी पहले। इस पुस्तक के लिखने से पहले मैं काशी नहीं गई थी, हालांकि उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। परंतु मुझे स्वप्न में एक गीत आया, और लोक गीतों की धुन तो बचपन से सुनी थी दादी, नानी, माँ से, तो वो गूंजती रहती थी। तो मैं इतनी गंगामय हो गई थी इस पुस्तक की रचना में। तो एक गीत आया जो काशी विश्वनाथ की होली के रूप में आया, जिसमें मसाने की भभूत से एक भव्य होली काशी विश्वनाथ खेल रहे हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा कि मैंने मन से रात भर मतलब एकदम सडनली रात में वो गीत झरने की तरह झरता हुआ आया। सुबह उठते ही मैंने वो पूरा 4 अंतरों का गीत लिख दिया। और बाद में जब मेरे पास एक व्हाट्सएप पे एक मेरी फ्रेंड ने काशी से भेजा कि जो जो मैंने लिखा था वो ही एग्जैक्टली वो ही काशी में होता है, रंगदा एकादशी, फागुन की रंगदा एकादशी पे। किस प्रकार से फागुन में
फाग का महोत्सव चल रहा है। आइए इस गीत में देखते हैं। जी। वो बोले काशी विश्वनाथ होली खेले गौरा साथ गंगा घाट पे, वो काशी घाट पे। वो बोले काशी विश्वनाथ होली खेले गौरा साथ गंगा घाट पे, वो काशी घाट पे। अस्सी घाट में धूम मची है, फागुन में मस्ती बड़ी है, भंग की तरंग चढ़ी है, मन में उमंग बड़ी है। झूमे गौरा जी के साथ भोले काशी विश्वनाथ गंगा घाट पे, वो काशी घाट पे। ढोलक झांझ मजीरो बाजे, शंकर जी का डमरू बाजे, भूत प्रेत धमाल मचावे, गंगा लहरे ताल मिलावे। नाचे काशी विश्वनाथ गौरा, गावत होरी फाग गंगा घाट पे, वो काशी घाट पे। अब देखिए भक्त तो अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं जी। और शिव जी मसाने की भभूत से होली खेल रहे हैं। भक्त अबीर गुलाल उड़ावे, रंग भरी पिचकारी चलावे, मसाने की भभूत उड़ावे, शिव के रंग में सब रंग जावे। गौरा रंगी काशी के नाथ, सबके प्रियतम भोलेनाथ गंगा घाट पे, वो काशी घाट पे। और इस अलौकिक होली को देखने ऋषि मुनि गंधर्व आवे, रंग से अपना मुख रंगवावे, शिव के रंग सब पर चढ़ जावे, महादेव संग नाचे गावे। सारे विश्व के वो नाथ होली खेले देवों साथ गंगा घाट पे, वो काशी घाट पे। वो भोले काशी विश्वनाथ होली खेले देवों साथ गंगा घाट पे, वो काशी घाट पे, गंगा घाट पे। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय बोलो। बाबा विश्वनाथ की जय। जी जी। तो ये बड़ा प्रिय गीत है मेरा और लोक शैली में है तो अच्छा लगता है। तो जी। जो अन्य विधाओं पर आप काम करती हैं जी, तो आपको सबसे रुचिपूर्ण कौन सी विधा लगती है? मुझे सबसे आनंद तो गीत लिखने में आता है, क्योंकि फिर उसको कंपोज करते हैं, फिर हारमोनियम पे लेके उसकी धुन बना के, और जब गाते हैं ना तो उसका आनंद दुगना हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग गीत लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, परंतु स्वयं नहीं गाते। पर ईश्वर की कृपा से मैं अपने लिखे हुए गीतों को गा पाती हूँ। अभी मैंने एक अभिनव प्रयोग किया था पिछले साल जो होली का महोत्सव था, तो इस रंग महोत्सव पे मैंने सोचा कि क्यों ना होली का रैप बनाया जाए। तो एक अच्छा होली रैप सॉन्ग बनाया जिसमें अध्यात्म के साथ साथ मॉडर्निटी जोड़ी, और वो बहुत पसंद किया गया उसको। सुनाइए मैंने ना, सुनाइए उसके कुछ अंश अगर आपको याद हो। या थोड़ा सा याद होगा। आई होली होली रे, झूम झूम हम झूमे रे होली रे। अभी भूल गया मुझे, लिखा हुआ मेरे पास है नहीं। कोई बात ना 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 ने ना 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 ने, टेसु फूल फुलावे नन्हे नन्हे नाने, आग लगावत होली में। हरिद्वार में आवो, गंगा डुबकी लगावो, कुंभ में तर जावो होली में। और इसके बाद रैप का पूरा उसमें आता है। तो ये बड़ा अच्छा मैं आपको भेजूंगी इसका आप अगर आप चाहें तो इसको बीच में चला सकते हैं। इस इंटरव्यू के साथ लिंक है मेरे पास यूट्यूब का। जी। तो जी। अभी तक आपका प्रकाशित साहित्य क्या क्या है, कुछ उल्लेख करेंगे? जी, ऐसे तो पत्र पत्रिकाओं में और काफी जगह जगह कविताएं और गीत छपने लगे थे। और जब कारगिल का युद्ध हुआ तो कारगिल शौर्य पराक्रम नामक हम लोगों ने एक पत्रिका निकाली थी और इंदौर में 2000 के करीब। तो उसमें हमने सैनिक परिवारों के इंटरव्यूज, अपनी कविताएं और देश विदेश के काफी सारे सैनिकों के बारे में लिखा, देश विदेश से एकत्र किया उसके बारे में। और वो प्रथम कारगिल शौर्य पराक्रम नामक एक बहुत प्यारी पुस्तक बनके
तैयार हुई थी, जो हमने युद्ध के बाद जब भारत का विजय विश्व अभियान था तब उसको हमने उसका विमोचन कराया था इंदौर में। जी। तो उसमें एक गीत था, मैं आपको 2 लाइन सुनाना चाहूंगी कि चूंकि कश्मीर में हो रहा था उस टाइम ये युद्ध, तो बहुत ही देश प्रेम से ओतप्रोत थे सारे लोग, और हम इंदौर में थे। इंदौर के आसपास जो भी सैनिक परिवार थे, खासकर वहां महू का कैंटोनमेंट है सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा, तो वहां से काफी सैनिक परिवार, और हमारे एक मामा के बेटे हैं वो भी कैप्टन थे, वो भी गए थे, और 2-3 महीने तक कुछ पता नहीं चला और काफी 19 मिनट के लोग शहीद होके आए। तो हम लोग बहुत ही कैसे बोले, बड़ा अजीब सा समय था, बहुत घबराहट भी होती थी, गर्व भी होता था। तो उस समय ये पुस्तक निकली जिसमें इस पुस्तक के मुख पृष्ठ पे कैप्टन राजश्री गुप्ता का चित्र था, जो अपने शहीद पति की उसके ऊपर एक रीत रख रही हैं, और उस पे हमने ये गीत लिखा था, ऊपर ही एक हमारा संकलित गीत है। क्या कहा कश्मीर दे दूं, हिंद की जागीर दे दूं, ये कभी मुमकिन न होगा, हिंद की तकदीर दे दूं। क्या कहा कश्मीर दे दूं, क्या हिमानी कुल दे दूं, जाफरानी फूल दे दूं, गंध केसर की नशीली बूटियां कसीर दे दूं, फूल फल ये शरबती ये खुशनुमा जागीर दे दूं, क्या गगन चुंबी चिनारों की तुझे शहतीर दे दूं, क्या कहा कश्मीर दे दूं। तो ये बड़ा एक सुंदर भावपूर्ण गीत था, देश प्रेम से नहीं, कश्मीर तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है, और हमारी जो अवार्डेड बुक है खामोशी की चीख है जी, कश्मीर के ही दृष्टांत है। अच्छा। एक कविता संकलन है जी जी जी, जिसका विमोचन रांची वाले प्रोग्राम में हुआ था। अच्छा, नहीं बहुत मैं पढ़ना चाहूंगी आपकी पुस्तक, भारत आके लूंगी मैं जरूर। नहीं, मैं आपको ईमेल कर देता हूँ, वो जी पीडीएफ भेज देता हूँ जी। और यदि तो मैंने कश्मीर गई थी जब, यदि आप समय दे सकें तो जी सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन डेली शाम को 7 बजे पुस्तक चर्चा है। तो अच्छा, अगर आप आप चाहेंगे लिंक भेजिए। जी जरूर। तो जिस दिन आप कहेंगे शाम को 7 बजे, तो 7 बजे शाम को वहाँ सवेरे का तो क्या होगा, 5:30 होगा। हाँ, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठंड में उठने में जरा झंझट लगती है सुबह। ये उठ के वहीं आईपैड लेके बैठ जाइएगा, बाहर नहीं निकलिएगा बेड से। ठीक है, एक तो करेंगे। फायदा रहता है जो हमने महसूस किया कि द होल हाउस इज हीटेड, सो यू हैव नो यस डिफिकल्टी। यस, हाँ, घर के अंदर तो नहीं ठंड लगती है, पर आलस आता है थोड़ा सुबह उठने में। रजाई से बाहर नहीं निकलेगा, कंफर्टर और पे आराम से करिएगा। तो मैं लिंक भेज दूंगा किसी दिन का। जी जरूर जरूर, और किताब भी भेज दूंगा आपको। जी। तो कश्मीर पे मैंने कई किताबें, जी। उसके बाद मेरी एक पुस्तक आई थी, उसका हम अहमदाबाद में रहे, मेरे पतिदेव भारत सरकार की सेवा में है जी, तो हम लोग अहमदाबाद रहे जी, और उसके पहले हम काठमांडू भी रहे। तो अहमदाबाद आके ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरा उत्सव ही है यहाँ पर, उद्यम, उल्लास, उमंग, उत्सव का सेलिब्रेशन चल रहा था, और विकास का युग जो था, जो विकास हो रहा था वहां, जन जन का हर जगह विकास और उत्सव का जो मेला था, उसको देख के मेरे मन में काव्य की धारा प्रवाहित होने लगी, और मैंने कई सारी कविताएं वहां के विकास पे लिखी। और तब एक पुस्तक के रूप में जय जय गरवी गुजरात, ये कॉफी टेबल बुक के रूप में हिंदी गीत और कविताओं की पुस्तक लिखी। और मेरा सौभाग्य रहा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी उस टाइम सीएम थे, तो उन्होंने उसका विमोचन किया और उसको बहुत ही प्रोत्साहित किया उस पुस्तक को। और इस पुस्तक से प्राप्त जो मुझे कुछ रॉयल्टी मिली थी, मैंने गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को वहाँ की कन्या केलवड़ी योजना के लिए मैंने देने के लिए प्रयास किया था, उसके लिए बोला था। तो ये बात भी उनको बहुत अच्छी लगी, और इस पुस्तक के थ्रू मुझे देश विदेश में बहुत लोकप्रियता मिली। एक कॉर्पोरेट बुक के रूप में भी ये काफी प्रचलित हुई। और
इस पुस्तक की एक बड़ा इंसिडेंस अच्छा बताना चाहूंगी। 2013 में शायद इसका विमोचन हुआ होगा, और मैंने इसको फेसबुक पे डाला माननीय मोदी जी के साथ अपनी फोटो को। तो विदेश में रहने वाले, बल्कि अमेरिका में रहने वाले ही एक गुजराती सज्जन थे, उनका मेरे पास मैसेज आया कि उनको ये पुस्तक चाहिए। और फिर उन्होंने मेरा फोन नंबर लिया और बात की और बोला मुझे 35 पुस्तकें चाहिए आपकी ये वाली, और आपका सिग्नेचर, ऑटोग्राफ, और मेरे जो मित्रों को मैं भेंट करना चाहता हूँ सबके नाम आप, उन्होंने लिस्ट भेजी, आप भेजिएगा। तो एक राइटर के लिए एक बड़ी अच्छी खुशी की बात होती है कि कोई विदेश से ऐसे उनसे बुक को मंगाए। खैर मैंने वो पुस्तकें भेजी उनको और बड़ा आनंद आया। और फिर मेरा आना हुआ कैलिफोर्निया 2-3 साल पहले, तो दूसरी पुस्तक भी आ चुकी थी। तो वो गंगा वाली पुस्तक का जो एक कार्यक्रम रखा था उन्होंने ही हमारे कैलिफोर्निया में ही एक गुजराती के यहाँ, वहां जब मैं पहुंचती हूँ अपनी नई पुस्तक लेके तो देखती हूँ कि वो पुरानी वाली जो पुस्तक जय जय गरवी गुजरात मेरे ऑटोग्राफ समेत वहां रखी हुई थी। वो देख के मुझे इतना आनंद आया, ऐसा लगा जैसे एक अपने शिशु को आप देखते हैं एक, तो बहुत ही एक आनंद का पल था। और उन्होंने बहुत ही इज्जत दी और अच्छे से उस पुस्तक का देश विदेश में प्रचार प्रसार भी हुआ और आनंद का क्षण था मेरे लिए। और उसके बाद मैंने गंगा यात्रा लिखी है एक पुस्तक में जिसका नाम है विकास की गंगा। तो ये भी कॉफी टेबल बुक के रूप में आई है। इसमें बहुत मेहनत लगी मुझे बनाने में और करीब करीब 5-6 साल मैंने इस पे। पृष्ठ ओपन करके दिखाएंगे आपकी? हाँ, ये पुस्तक तो है मेरे पास, ये देखिए। वाह, कॉफी टेबल बुक, फैंटास्टिक। अंदर देख सकते हैं? जी बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये पुस्तक जो है ये मैंने काफी रिसर्च किया और इसमें काफी डिजाइनिंग, एक एक पेज की डिजाइनिंग हुई है, गंगा में डिजाइनिंग है सारी। और इसको करते करते मुझे 5-6 साल लग गए। फिर पब्लिशर जी ने ये बनाई है पुस्तक और इसमें गंगा की यात्रा पूरी है जिसमें बहुत सुंदर पेंटिंग्स भी मैंने एकत्र की हैं। तो कभी आप गंगा यात्रा मैं पूरी सुनाऊंगी आपको, कभी समय रहेगा तो एक दिन इसका आयोजन करेंगे। इसमें बहुत पौराणिक सोलो काव्य पाठ का आयोजन कर लेते हैं जिसमें आप जी सुना है। तो ये पुस्तक जो है 2018 में विमोचन हुआ इसका, जब मैं बॉम्बे में थी। और उस टाइम माननीय गंगा मंत्री श्री नितिन गडकरी जी थे, उन्होंने इसका विमोचन किया। और ये बड़ी आध्यात्मिक और अलौकिक स्वरूप में ये पुस्तक मुझे लिखने का एक सौभाग्य मिला, क्योंकि मेरा जन्म, मेरी शिक्षा दीक्षा, जैसे जैसे मैं ये पुस्तक लिखती गई मुझे हर जगह गंगा गंगा दिखती रही और बड़े आध्यात्मिक अनुभव हुए। जैसे मैंने आपको बताया कि होली का गीत सुनाया, और मैं लिखने बैठती थी तो गूगल से जगह जगह से मैं रिसर्च भी कर रही थी लोगों, और मुझे वही लोग मिल रहे थे जो गंगा से संबंधित थे। फिर मैंने बड़ा ध्यान दिया तो एक बार मैंने को ये ख्याल आया, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ एक अंश, कि 4 पीढ़ियों से गंगा हमारे रक्त में प्रवाहित हो रही है। हमारे परदादा राय बहादुर श्री गंगा प्रसाद वर्मा जी की जन्म एवं कर्मभूमि गंगा के कछार कन्नौज रहा है, और दादा श्री कैलाश नंदन प्रसाद जी एवं पिता श्री कृष्णकांत वर्मा जिला न्यायाधीश की कृपा से एवं विदुषी माँ श्रीमती सरिता वर्मा के कल कल बहते आशीष से साहित्य, संगीत एवं कला की त्रिवेणी मन की गंगा में अविरल प्रवाहित होती रही, और गंगा के किनारे जन्म, शिक्षा, विवाह और मातृत्व प्राप्त हुआ, और निर्मल गंगा की पावन रस धार मन को रस रंजित करती रही। अब यह काव्य धारा गंगा की पावन धारा में सम्मिलित होकर विकास की गंगा नामक पुस्तक में समाहित हो गई है। तो ये मैंने इसका जैकेट पे ये लिखा है, क्योंकि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर पर बाबा, उनका नाम श्री गंगा प्रसाद वर्मा, मेरे बाबा कैलाश नंदन प्रसाद, मेरी माँ सरिता वर्मा, तो मैंने अपने को माना कि मैं गंगा पुत्री ही तो हूँ। ऐसे 4 पीढ़ियों से रक्त में गंगा प्रवाहित हो रही थी, तो प्रस्फुटित हुई गीत और कविताओं के स्वरूप में। और जैसे ये पुस्तक निकली, जब से ये 2018 से आज तक करीब करीब हर महीने कहीं ना कहीं गंगा यात्रा का आयोजन होता है। अरे वाह! भारत में अनेक नगरों में, दिल्ली, अहमदाबाद,
पूना, नागपुर, गोवा, मुंबई, नासिक, कानपुर, लखनऊ, इंदौर, भोपाल आदि, वैसे बहुत आपका हरिद्वार, नेटिव प्लेस है काशी। कौन सा, कन्नौज है या? मेरा जन्म है मेरठ। तो मेरठ से कुछ ही दूर पे गढ़मुक्तेश्वर में गंगा बहती है। आई नो। और मेरी जो खास जीवन की जो भी चीजें हुई हैं सब गंगा के किनारे। वो तो मैंने पिताजी सुना। चूंकि जिला जज थे तो जगह जगह गंगा के किनारे बहुत जगह रहे, फतेहगढ़, हरिद्वार और कानपुर। कानपुर में मैंने एमएससी किया तो वो भी गंगा का किनारा था। क्रैशर्स। प्रयाग में मैंने प्रयाग से मैंने संगीत में एमए किया तो कानपुर वो में भी कहाँ से आपने एमएससी किया, क्रैशर से? क्राइस्ट चर्च कॉलेज से किया जी। मेरा नेटिव प्लेस है कानपुर। जी जी, तो कानपुर बड़ा इम्पोर्टेंट है। मेरे पतिदेव की प्रथम पोस्टिंग भी कानपुर हुई, हमारी अच्छा। शादी भी फर्स्ट पोस्टिंग, और बिटिया भी मेरी कानपुर में की ही पैदाइश है। और पिताजी मेरे वहां पे थे पोस्टेड। तो बस गंगा का किनारा, बिल्कुल गंगा के किनारे घर था वहां पे। तो हाँ। बड़ी सुखद यादें हैं और स्मृतियां हैं हमारी। और इसके बाद जो है डिजिटल मीडिया पे तो देश विदेश में ये पुस्तक का मतलब सब जगह इसका विमोचन भी हुआ और बुक रीडिंग रखी गई। और गोवा में जब मैं गई थी तो वहां के राज्यपाल डॉक्टर मृदुला सिन्हा, तो उन्होंने गवर्नर हाउस में बुलाया और इस पुस्तक की पूरा उन्होंने चर्चा परिचर्चा की, पूरी मैंने उनको कहानी सुनाई। और उनके अभी भी मुझे दो शब्द याद रहते हैं जो उन्होंने बोला था। जैसे वो छठ वाला गीत लिखा था मैंने, चूंकि गंगा की पूरी यात्रा है गंगोत्री से गंगा सागर। तो जब गंगा मैया पहुंचती हैं पटना बिहार में और छठ का आयोजन होता है जहां पर, तो छठ का गीत लिखा है। तो जैसे ही वो छठ वाला, तो उन्होंने बड़े आनंद से वो गीत सुना, क्योंकि वो बिहार की रहने वाली थी। जी। और मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया कि बेटा गंगा के बारे में मैं भी लिखना चाहती हूँ, पर वो ही लिख पाता है जिसपे गंगा माँ का आशीर्वाद है। तो मैं सच में ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि माँ गंगा का बहुत आशीर्वाद है कि मुझे उन्होंने लेखनी में मेरी शक्ति दी और मैंने कुछ लिख पाया गंगा के बारे में। और ऐसे फिर राज्यपाल, जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने बुलाया, उन्होंने भी इस पुस्तक का बड़ा अच्छा एक वो मुझे बड़ा आशीर्वाद मिला है। देखिए इस पुस्तक के वजह से, गंगा माँ की वजह से। काशी गई थी, काशी में भी बड़े आध्यात्मिक, वहां पे बाद में पुस्तक होने लिखने के बाद वहां पे सम्मान हुआ साहित्य प्रहरी का मेरे को मिला। सुबह बनारस में मैंने प्रस्तुतियां दी और सब जगह जा जाके मैं गंगा के तट पे जहां जाती हूँ मेरे बहुत सारे गीत अपने वहां गाती हूँ। तो अपने आनंद के लिए, आध्यात्मिक आनंद के लिए, अपने मन की गंगा प्रिया को। जी, आपकी अनुमति जी से मैं चाय ग्रहण करता हूँ। जी जी बिल्कुल, चाय पे ही चर्चा है। नहीं, मैं इंटरव्यू मोड में आ गया था 9 बजे। जी 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से बहुत लंबा हो रहा है आपके लिए भी। एक्चुअली क्या है कि मुझे 100 इंटरव्यू पूरे करने का टारगेट है। अच्छा अच्छा, चलिए और हमारा कौन सा नंबर है? आप पहुंच गए होंगे 58-59 पे। अच्छा अच्छा, थैंक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया है। 70 होगा तो अच्छा है, लकी नंबर 7 है मेरा। तो तो सौभाग्यशाली हैं आपने, आप जैसे विशिष्ट व्यक्तित्व वाले इतने बड़े साहित्यकार ने हमको इस लायक समझा नहीं, ऐसा कुछ कि। नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपको इस। पहली बार जब आपसे भेंट हुई थी तो मैंने सारा देखा था कि आप कितना विशद कार्य कर रही हैं। गीत भी लिख रही हैं, कविता भी लिख रही हैं, कहानी भी लिख रही हैं, और उसके साथ साथ समाज सेवा भी कर रही हैं। जी जी वो थोड़ा इम्प्रेसिव था। तो इसलिए मैं चाहता था कि आपके सारे कार्यकलापों के बारे में पड़ताल की जाए और अरे लोगों के समक्ष ये चीज पहुंचे कि देखिए कितने विशद तरीके से काम कर रही हैं ऋतुप्रिया जी। आपका बहुत तो बहुत धन्यवाद है। हम चाहेंगे कि अब आप थोड़ा अपने समाज सेवा संबंधी जो कार्य हैं उनके ऊपर भी प्रकाश डालें। जी एक पुस्तक की बातें चल रही थी तो मेरी एक पुस्तक एक और आई है जिसका नाम था अंगदान महादान, मतलब वो साझा संकलन था, लेकिन मैं उसका इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि इंदौर लेखिका संघ द्वारा ये प्रकाशित हुआ। जी। और बहुत ही खूबसूरत एक ये किताब थी जिसमें अंगदान के बारे में बहुत तरह तरह की कहानियों के रूप में उसमें देश विदेश में ये पहुंची पुस्तक। और मेरे ख्याल वहाँ पे एक ताई ताई कहलाती हैं जो एमपी थी, जो राज्यसभा की स्पीकर थी, उन्होंने इसका विमोचन किया था इस पुस्तक का।
सुमित्रा महाजन जी, सुमित्रा महाजन जी ने किया था, इंदौर की, और बहुत सुंदर पुस्तक है। और फिर हमने एक पुस्तक निकाली थी जब उज्जैन में एक महाकाल सिंहस्थ होता है जब मेला, कुंभ मेला, उज्जैन तो में। उस समय हम लोगों ने एक महीने के अंदर पूरे विश्व में से करीब 101 कविताओं को एकत्र किया और एक जय महाकाल @सिंहस्थ। तो चूंकि हमने डिजिटली इस कविताओं को एकत्र किया था तो उसमें @ डाला कि पौराणिक काल से आधुनिक काल को जोड़ती हुई एक जिसमें बहुत सुंदर संकलन निकला था। और इसका विमोचन पद्मश्री जनक पलटा जी ने किया था, वो भी इंदौर की मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति में हुआ। और इसमें हमने सारे जितने भी साहित्यकार थे सबको भेंट दी थी। बहुत सुंदर महाकाल जी का प्रसाद स्वरूप में सिक्के निकले थे उस समय, गोल्डन कलर की, और बहुत सुंदर सुंदर चीजें भेंट भी करी और एक अच्छा बड़ा कार्यक्रम हुआ था, दूरदर्शन वगैरह सबने कवर किया। तो उस पुस्तक के रचना के दौरान भी बड़े आध्यात्मिक अनुभव हुए मुझे। और मैं कई बार उज्जैन की यात्रा करी, क्योंकि इंदौर में रह रही थी तो उज्जैन इंदौर बिल्कुल पास पास है। तो मेरी दादी जो है वो कुंभ के मेले की कहानियां सुनाती थी जब हम लोग छोटे थे। और बाद में ये भी बताया था कि एक पहले कभी नागा बाबा का एक जुलूस आया तो इतने लोग का ऐसे मर गए और कुचल गए। हमने सोचा था कि इतना ज्यादा कुंभ में जाने से हम तो बड़ा डरते थे मेलों में। मैंने कहा पता नहीं ऐसा क्या चीज है कि इतना ज्यादा क्यों भक्ति है दादी में, क्या है। तो जब मैं गंगा की पुस्तक लिख रही थी तो मैंने बड़ा रिसर्च किया कुंभ के बारे में कि क्या है ऐसे, क्या कौन सा अमृत गिर रहा है, क्या है। तो फिर मैंने पढ़ा कहीं पे और बड़ी सही बात लगी कि जब कुंभ का समय आता है और महान उसमें जो बहुत सारे मेले भरते हैं, बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है, खासकर हरिद्वार और प्रयागराज में, नासिक में और उज्जैन में। तो ये बड़ा साइंटिफिक है कि उस काल में कुंभ का जो समय होता है और शाही स्नान का जो 4-5 होते हैं, उस समय कॉस्मिक रेज या कॉस्मिक एनर्जी मैक्सिमम उस पर्टिकुलर स्पॉट पे गिरती है, सबसे ज्यादा एनर्जाइज होता है। और एनर्जी का सबसे अच्छा सुचालक जल है, तो वो जल सबसे कॉस्मिक एनर्जी को ग्रहण करता है और हम उसमें डुबकी लगाते हैं तो हमारी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है, यानी पाप नष्ट हो गए। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने हमारे पुराने संस्कारों को सबको साइंस तो नहीं पढ़ा सकते थे, विज्ञान तो मालूम नहीं था, पढ़ी लिखी जनता थी नहीं, तो लोक पर्व और मान्यताओं और परंपराओं के रूप में ये त्योहार, ये पर्व हमको दिए। सही कह रहे हैं। तो मैं जब स्वयं उज्जैन पहुंची तो बड़े आध्यात्मिक अनुभव हुए थे वहां पे। वो जैसे शुरुआत होती है जब मेले की, उसके पहले ही हम लोग जा रहे थे, रिसर्च कर रहे थे महाकाल के मंदिर के दर्शन करें। तो वो यात्रा भी मैंने लिखी, कभी सुनाऊंगी। तो जैसे हम शिप्रा जी में नहा के आए तो सामने से एक महिला आई, बुजुर्ग सी, लाल साड़ी पहनी हुई, चुनरी की। तो बोली हम लोगों ने बड़े भक्ति भाव में थे, सब पैर छू के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद दिया। तो बोली बेटी कहाँ से आई हो? हम लोगों ने कहा इंदौर से आए। तो बोली कि अच्छा। हमने कहा आप कहाँ से आए? बोले हम तो देवास से आए हैं। अच्छा देवास में कहाँ रहते? बोले वो माता जी की टेकरी पर रहते हैं, वहां पे हमारे वहां रहते हैं, वहां से आए हैं। तो हमने कहा अच्छा बहुत अच्छी। बोले बेटा तुम आना जरूर। हमने कहा जरूर आएंगे। अब हम घर आए तो हमने उनकी फोटो ले ली थी। फिर हमको लगा कि ये हो ना हो जरूर माँ का बुलावा आया। वहां पे बड़ा फेमस मंदिर है जुड़वा माता का जी, चामुंडा देवी, और देवास की पहाड़ियों पे। और एक पिछले साल, उसके पहले साल को हमको जाना था देवास, और हम गए नहीं थे नवरात्रि के दौरान क्योंकि बहुत भीड़ होती है और गाड़ी भी नहीं चढ़ती ऊपर तक। तो इस बार हम पहुंचे घर, हमने अपने पतिदेव को बोला कि हमारा इंतजाम कराइए, हमको जाना है। तो बोले कि बहुत भीड़ होगी, नवरात्रि शुरू हो रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब जाएंगे। तो हम बड़े भक्ति भाव में, मैंने कहा नहीं माता का बुलावा आया। तो हम सच में लाल चुनरी की हमने भी साड़ी पहनी और हम देवास पहुंचे। तो देवास में नीचे, जैसे पहाड़ी के नीचे था, तो हमारे डिपार्टमेंट के काफी ऑफिसर्स आए, बोले मैडम आपको गाड़ी से ऊपर पहुंचा देते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो सडनली गाड़ी का इंतजाम हो गया और हम 10 मिनट में, जो 2-3 घंटे में पहुंचते थे, 10 मिनट में ऊपर पहुंच गए। प्रशासन वालों की गाड़ी थी। ऊपर पहुंच के जैसे ही माँ के दर्शन हुए तो आपको पता है हूबहू वही स्वरूप माँ का, और जैसी मैंने साड़ी पहनी हुई थी बिल्कुल वैसे ही,
और बिल्कुल सेम शक्ल। तो मुझे ऐसा लगा कि सच में मतलब वो अनुभूति और जो है इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर सकता। पर ऐसा लगा कि माँ का स्वरूप देख के कि सच में माँ के दर्शन हुए थे। फिर मेरे बड़े लोगों से चर्चा हुई इस विषय में, तो उन्होंने बोला कि जब मेला वो जिसका जो सिंहस्थ पर्व होता है उसके पहले पेशवाई होती है, सभी देवी देवता मानुष रूप में आके वहां पे विचरते हैं, तो हो ना हो आपको माँ ने दर्शन दिए हैं और आपको बुलावा है। तो एक इस तरह के बड़े सुंदर अनुभव, फिर तो गीत झले तो कहीं आपने कुछ, अपने बहुत सुंदर आध्यात्मिक अनुभव। आपने अपने आध्यात्मिक अनुभवों पर कुछ नहीं लिखा? जी मुझे लिखना है, मैं सोच रही हूँ कि इस तरह के अनुभव, बद्रीनाथ का अनुभव है, काशी के हैं, तो मैं उसको भी कंपाइल करूंगी, जरूर जरूरी, चाहूंगी मैं। क्योंकि जी क्योंकि ये अनुभव सबको नहीं होते हैं। तो आपके अनुभव जी पढ़ करके कोई व्यक्ति जो है उस चीज को समझ सकता है। अच्छा, जी वो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा जी। कि साहित्य लिखने के अलावा आपकी कौन कौन सी हॉबीज हैं? हॉबीज तो मेरी बहुत सारी हैं। बचपन से मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था, एम्ब्रॉयडरी करने का शौक था, स्पोर्ट्स खेल का शौक था, और मैंने बहुत सारे इवेंट मैनेज किए हैं बचपन से ही। हम लोग याद है कि गर्मी की छुट्टियां होती थी तब रामलीला खेलते थे, तब सब बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, अपने स्कूल की बुक में से नाटक निकाल निकाल के पूरे 2 महीने प्रैक्टिस करते थे, और उसकी हम लोग फिर प्रॉपर मंचन करते थे, और सब अपने अड़ोस पड़ोस के। तो वो बचपन से एक आदत बन गई थी इवेंट मैनेजमेंट करने की। और ट्रैवलिंग का बहुत शौक रहा, और मैं डिजाइनिंग और स्टाइलिंग भी करती हूँ, गार्डनिंग का बहुत शौक है, बहुत सारे शौक हैं। और सोशल वर्क ऑफ कोर्स, पतिदेव जिस पोजीशन पे रहे, हमेशा सीनियर पोजीशंस पे रहे, तो उनके बीइंग हिज वाइफ आई वाज ऑलवेज द प्रेसिडेंट ऑफ वेरियस प्लेसेस, लेडीज ऑर्गेनाइजेशन जो थे हमारे, टेलीकॉम जी जी वुमेन जी। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं इंदौर में, भोपाल में, उसके बाद अभी लेटली बॉम्बे और महाराष्ट्र और गोवा के चार्ज में थे, तो दोनों स्टेट्स में मैंने सोशल वर्क बहुत किया, टेलीकॉम वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की एज प्रेसिडेंट। वेरी गुड। तो उसमें मैंने 2,500 महिलाओं को जोड़ा, करीब करीब 30-35 जिले थे दोनों स्टेट्स के। जी और उसको एक हमारा राष्ट्रीय प्रोग्राम है, ये राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बड़ा संगठन है जो महाराष्ट्र में नहीं था, परंतु हमने इसको वहां पे 2016 में स्टार्ट किया, और इतने अद्भुत कार्यक्रम हुए कि उसकी वेबसाइट में आपको शेयर करूंगी, कि जुहू स्वच्छता अभियान, गो ग्रीन और सोलर एनर्जी का, फिर कई फिल्म स्टार्स को हमने इनवाइट किया अपने यहाँ, हमारी महिलाओं को बहुत सारे लेक्चर्स हुए, और फेस्टिवल्स हमने ऑर्गेनाइज किए बॉम्बे में, पुणे, नासिक, गोवा, अहमदनगर, नागपुर, तो जिसमें महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो, और अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए बहुत काम किया। और डेस्टिट्यूट विमेन हैं या ओल्ड एज होम्स हैं, केरला में बाढ़ आई, तो इस तरह से मतलब एवरी मंथ हम काम करते जा रहे थे। कभी हम और बॉम्बे तो आपको पता है कि पूरी मेरे ख्याल पूरे विश्व का सबसे एनर्जेटिक प्लेस है, तो वहां हर वक्त कोई ना कोई अच्छे कार्यक्रम होते रहते हैं। तो हम लोग बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ जुड़े, और बहुत बड़ा कैंपसेस थे हमारे। हमने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था विश्व पर्यावरण दिवस पर। भारत के जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के कैंपस थे, हमने सब में फ्रूट ट्रीज लिया लगाए। ओ तो ग्रेट। एक ही दिन में 70,000 फ्रूट ट्रीज लगाए गए। कश्मीर में हमने कश्मीर में हमारे साथियों ने चिनार के वृक्ष और सेब के वृक्ष लगा रहे थे। कन्याकुमारी में स्पाइस प्लांटेशन हो रहा था, नागपुर में ऑरेंजेस, नासिक में अंगूर, और धानुआ में और इधर अपने जो कोकण बेल्ट है यहाँ आम के वृक्ष, गोवा में और साउथ में बहुत सारे नारियल के वृक्ष, और पंजाब से लेके पूरे जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के, हर उसमें एक दिन में फलदार वृक्ष लगाए गए। बहुत बड़ा काम। बहुत अच्छा काम हुआ। इस तरह के जितने भी जो अंतर्राष्ट्रीय जो दिन होते हैं, जैसे विश्व महिला दिवस है, उसको हम बहुत बड़े रूप में सेलिब्रेट करते थे, और काफी जागृति और लोगों की सेवा दिल से की। और
बहुत अच्छा आनंद रहा उसमें। अभी भी मैं करती हूँ कुछ न, जो भी मुझे मौका मिलता है मैं हमेशा चाहती हूँ समाज के साथ जुड़े रहूं। बेहतर है। जी गिविंग बैक टू सोसाइटी भी तो जरूरी है। जी जी। बस ईश्वर मौका दे रहा है अगर हमको कि हम दूसरों का काम कर सके, दूसरों के लिए कुछ ठीक मदद बात। कर सके, तो सबको मौका अवश्य। भी नहीं मिलता। जी बस वही बात है, तो बहुत ईश्वर का आशीष रहा। आप तो फंड लेखकों के लिए, साहित्यकारों के लिए जो नवोदित और यंग हैं के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, हिंदी जो है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो विश्व की दूसरी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा बन चुकी है। तो जी इतना विस्तार है हिंदी का, और भारतीय लोग पूरे विश्व में छाए हुए हैं। जी तो हिंदी की जो पुस्तकें हैं, हिंदी या और भी लैंग्वेजेस में जो है, खासकर हिंदी की मैं बात करना चाहूंगी क्योंकि मैं हिंदी में ज्यादा लिखती हूँ। तो इस जो हमारी हमारी एक सांस्कृतिक परंपराएं या लोक संस्कृति है भारत की, बहुत पुरातन है, सनातन है। ना नवीन है नूतन, ना पुरातन, कहते हैं सनातन है। तो ये परंपराएं आधुनिक रूप में हम आने वाली पीढ़ियों को किस प्रकार से इंटरेस्टिंग वे में दे सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चे ऋग्वेद नहीं पढ़े शायद, रामायण की उनको इतना इंटरेस्ट ना आए, जो एक राम यात्रा, जैसे मैंने एक लोक गीतों में राम यात्रा लिखी है, जी तो उसमें गीतों में ही मैंने सब पूरा लिया है कि जैसे जन्म हुआ, फिर घुटने घुटने राम जी चल रहे हैं, फिर ऐसे करते करते पूरी रामायण है। जी तो ये 1 घंटे का कार्यक्रम होता है, और अंत में जो राम मंदिर बन रहा है उसके बारे में बहुत सुंदर गीत लिखा था, तो वो भी उसमें इंक्लूडेड है। तो बड़ा इंटरेस्ट आता है लोगों को, जी जो चीजें आपको दिल को छू जाए वो लिखना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात। यथार्थ पाठक, लिखना चाहिए। पाठक जिसे और पसंद। मॉडर्न, मतलब जैसे मैंने रैप का एक प्रयोग किया कि होली की पारंपरिक होली होती है, जैसे काशी में, अयोध्या में, प्रयाग में, कुंभ, हरिद्वार में, इस और क्या क्या बनता है उसमें, और किस प्रकार से टेसू के फूल जैसे उससे खेला जाता था रंग पहले जमाने में, जिससे कि ऑर्गेनिक, तो वो सारी चीजों को मॉडर्न रूप में मैंने पेश किया है। तो लोगों को, जो यंग जनरेशन, उनको बहुत अच्छा लगा ये चीजें। उनके साथ हमें कदम से कदम बढ़ाना पड़ेगा, और साहित्य को एक कुंठित मानसिकता में नहीं रहना चाहिए कि भाई बहुत पुरानी चीजें ही हम करते जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं, जैसे मेरी बेटी ने मुझे बड़ा अच्छा एक एनकरेज किया कि एक मैंने जो दिवाली का गीत लिखा था, तो 5 पर्व होते हैं दिवाली के, जी उसको मैंने गीत के रूप में लिखा। तो जी वो क्या है कि अब जो भी पढ़ता है उसको या जो भी सुनता है, तो उनको लगता है कि सारी चीजें आ गई इसमें, क्या बनता है, क्या खाते हैं, क्या परंपरा है, कैसे पूजा होती है। तो बच्चों के पास अभी इतना टाइम नहीं है कि वो इतनी जोर से, मतलब इतने इलाबोरेट वे में कुछ भी फेस्टिवल हाँ बनाए या अपनी परंपराओं को निभाएं। तो हमको उसको एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक और प्राचीन चीजों को मिला के आगे बढ़ाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। आज बड़ी अच्छी चर्चा रही, और ऐसी चर्चा हम जारी रखेंगे। समय समय पर हम आपको कष्ट देते रहेंगे, बुलाते रहेंगे। और अभी आपके बहुत सारे पक्ष जो है ना वो देखने हैं बाकी हैं, लेकिन समय अभाव के कारण हम उस तरफ नहीं चल पाएंगे। और जी आपकी कविताएं सुन करके बड़ा आनंदित हुआ, और विशेष करके जो गंगा पर आपने काम किया है वो सराहनीय जी, है, अतुलनीय है। क्योंकि धन्यवाद। गंगा अवतरण जो है ना, गंगा अवतरण जी। उसके बाद गंगा वैसे- पर मैं पहली किताब देख रहा हूँ, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है। और गंगा के स्वच्छ करने का स्वच्छ जो अभियान चल रहा है, उस जी, मैं अभियान। उसी से जुड़ी हूँ अपने स्तर पे। मैंने हाँ गंगा स्वच्छ, गंगा एंथम भी लिखा है इस पुस्तक में, वेरी तो वो नाइस। मैं सब जगह जाके सुनाती हूँ, गाती हूँ। और और अंत में मैं एक मिनट, अगर आप समय हो हाँ तो हाँ मैं हाँ एक हाँ बात और बताना चाहूंगी कि भारत का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75वां वर्ष स्वाधीनता का। जी महात्मा गांधी को 150 से अधिक वर्ष हो चुके हैं भारत के लिए। तो ये 2 विषय लेके हमने एक विजय विश्व तिरंगा प्यारा नामक एक वैश्विक संकलन निकाला है। और आपको विश्वास नहीं होगा कि कोरोना काल में ये मेरे को स्वयं कोरोना हो गया था, उसी समय अस्पताल के बेड से मैंने ये काम शुरू किया करना। और अरे वाह। साथ में हमारी प्रोफेसर नीलू गुप्ता कैलिफोर्निया, हम दोनों ने मिलके, अच्छा और विश्व के 5 कॉन्टिनेंट्स अब और आज 45 देशों के कवि साहित्यकारों का हिंदी
का संकलन एक निकल के कॉफी टेबल बुक के रूप में तैयार है और इसका जल्दी ही लोकार्पण किया जाएगा। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था डिजिटल पटल पर, जैसे आप बोल रहे हैं कि डिजिटल पटल पर मैं भारत का तिरंगा लेके चल रही हूँ और इतना प्यार मिला है मुझे हिंदी भाषियों से। इसमें कुछ इटालियन और यूक्रेनियन भी प्रोफेसर हैं जिनकी कविताएं हिंदी में मुझे मिली। तो एक अद्भुत वसुधैव कुटुंबकम का संदेश हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा दे रहा है। तो आपने तिरंगे पे जो कविता लिखी उसके कुछ दो लाइनें सुनाएंगे? जी, एक तो मैंने गीत लिखा है जी। भारती मैया तोहे चुनरी उड़ैबे, भारती मैया तोहे चुनरी उड़ैबे, खादी की तिरंगी चुनरिया अपनी हाथों तोहे सजैबे, भारती मैया तोहे चुनरी उड़ैबे, पहला रंग केसरी रंगैबे, शौर के रंग में इसे डुबैबे, सौर ऊर्जा गुड़ गईबे, भारती मैया तोहे चुनरी उड़ैबे, दूजा रंग हम श्वेत रखैबे, शांति प्रेम का पाठ पढ़ैबे, अहिंसा के गुण गईबे, भारती मैया तोहे चुनरी उड़ैबे, तीजा रंग हरित रंगैबे, खुशी और समृद्धि सजैबे, हर संदेश बनैबे, भारती मैया तोहे चुनरी उड़ैबे, भारती मैया तोहे चुनरी उड़ैबे, खादी की तिरंगी चुनरिया अपने हाथों तोहे सजैबे, अपने हाथों तोहे सजैबे। जय जय माँ भारती। माँ भारती को खादी की चुनरी पहना रहे हैं तिरंगी, तो ये एक डिफरेंट संदेश दे रहा है। और लोक भाषा, लोक शैली और लोक भाषा में मैंने इस गीत को लिखा है। बिल्कुल लोकगीत ही लगता है। जी, लोकगीत की शैली है ये। पूरबिया उत्तर प्रदेश की, जो थोड़ा सा इसमें भोजपुरी का पुट है। एक सेकंड। तिरंगे की बात आ गई है तो एक छोटी सी कॉपलेट मैं भी सुनाता हूँ आपको। जी जी बिल्कुल, इरशाद। तिरंगे को नमन कविता का शीर्षक है और कविता इस प्रकार है। अक्षुण्ण अजर अक्षर प्रतीक, अक्षुण्ण अजर अक्षर प्रतीक, यह राष्ट्र गर्व नभ में उन्नत, गणतंत्र राष्ट्र का भाल तिलक, यह सार्वभौम्यता का आगत, संग्राम और बलिदानों की भू पर उगता जो सूर्य प्रखर, यह शत्रु हृदय का स्तंभन कर नभ में लहराता फहर फहर, यह तीन रंगों का प्यारा ध्वज, केसरिया हरित श्वेत संगक, भू सत्य मार्ग का मूर्त रूप, भारत संस्कृति का संवाहक, यह चक्र चिन्ह से शुभ सज्जित, गतिशील देश का सौम्य सृजक, ऐतिहासिक शिलालेख उद्धत, यह कला प्रवणता का द्योतक, 24 तीलियां चक्र निहित, 24 पल गतिशील देश, प्रतिपल परिवर्तन से विकसित, उन्नत भारत का नवल वेश, संदेश एकता का देता, विविधता पूर्ण भारत भू पर, सब धर्मों और जातियों को देता समानता का अवसर, है संविधान का वाहक ध्वज, वसुधैव कुटुंब का संरक्षण, यह पंचशील के तत्वों का उद्बोध कराता है क्षण क्षण, ये हीर जयंती लाई पल, हम राष्ट्र ध्वज को नमन करें और राष्ट्रगान का नाद स्वर से मान सहित संगायन करें, हम शपथ धरे सम्मान तिरंगे का न कभी घटने देंगे, हम शपथ धरे भारत का शीश कदापि नहीं झुकने देंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। काश ये कविता पहले आपकी गीत मिला होता तो हम अपनी पुस्तक में अवश्य रखते। बहुत सुंदर आपने लिखा है। बिल्कुल विजय विश्व तिरंगा प्यारा के लिए एकदम परफेक्ट कविता है ये। तो इसी के साथ आज की सभा
कुछ और आप कहना चाहें तो? अब सबसे बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, इतना सुंदर आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया है और मुझे इतना अवसर दिया, और आप स्वयं इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप अपने बारे में भी थोड़ा सा बताएं, मैंने तो बहुत कुछ बताया। अच्छा, देखिए, जी मैं मूल रूप से साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूँ। जी मैं वाणिज्य के संकाय से मैंने एमए किया, फिर जी लॉ किया, एलएलबी की, के बाद में पीएचडी किया। मैं कास्ट अकाउंटेंट हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ। मैंने आईआईटी से कोबाल प्रोग्रामिंग सीखी और एमआईटी बॉस्टन से मैंने एमबीए किया। वाह, क्या बात है, तो इतना हाईली क्वालिफाइड, आई एम सो ब्लेस्ड। इन चरणों में चलते चलते हमने 2016 तक जॉब में रहा मैं, और जी आखिरी पोस्टिंग हमारी थी बजाज ग्रुप का, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। जी तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी लगाए, पावर हाउस वगैरह सब लगाए। अरे वाह। फिर मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, जी सोचा साहित्य का कुछ किया जाए। मेरी पहली कविता 1975 में, जब मैं 15 वर्ष का था, तब छपी थी। उसके मुखड़ा था, प्राण तेरे प्राण की मैं एक इच्छा हूँ, द्वार पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। क्या बात है, शून्य है पथ स्नेह लथपथ देखती रथ में, प्राण तेरे प्राण का प्राण लेखती अथ में। बहुत प्र- सुंदर। मैं प्रतीक्षा नहीं, ये प्रतीक्षा छोड़ दूं मैं, वो अनिच्छा हूँ, द्वार पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। तो ये मेरी पहली कविता थी। फिर इतने सरिता, सुंदर शब्दों का चयन, आप में एक कवि छुपा हुआ था, है ना, नहीं मुझे, कवि का एक बीज छिपा हुआ था जो प्रस्फुटित हुआ बाद में, जब आपको समय मिल पाया। हाँ, तो फिर रिटायरमेंट के बाद जो है ना, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद मैंने सारे जो लिखता रहता था उसको सारा कलेक्ट किया, डिफरेंट थीम्स के आधार पर उनको बांटा और जी उनका सबका प्रकाशन किया। प्रकाशन के दरमियान आई समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा मैं खुद ही प्रकाशन का काम शुरू कर देता हूँ, और पब्लिशिंग हाउस सेटअप कर दिया। तो वैसे मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, लेकिन ओके। मेरी वाइफ और मैं दोनों मिल करके प्रकाशन का कार्य देखते हैं। मेरा प्रकाशन इंडिया में भी है और अमेरिका में भी, टेक्सास में। वहाँ के जी साहित्यकारों की किताबें मैं वहीं पब्लिश कर देता हूँ। नीलू जी की किताबें भी हमने 2 पब्लिश करी, जी तीसरी लाइन में है। जी तो इस तरीके से किया। फिर हमारी एक मैगजीन निकलती है अनुस्वार जी के नाम से, मैंने अनुस्वार मंच की स्थापना की है। जी तो जी इंडिया नेट बुक्स, अनुस्वार, और तीसरी संस्था हमारी एनजीओ है बीपीए फाउंडेशन के नाम से, जिसमें हम बच्चों और महिलाओं के लिए काम करते हैं। और जी। हमने तकरीबन 1 दर्जन किताबों की जो सेल्स प्रोसीड्स है वो इस कार्य में देने का फैसला किया है। तो वो सीधे से, बहुत बढ़िया। और बिल्कुल आध्यात्मिक सुख मिल रहा है आपको और आत्मिक शांति मिलती होगी ये सब कार्य करके। हाँ, मैंने 36 किताबें लॉ में लिखी हैं, ओह माय गॉड, अच्छा। और हर किताब में मेरी लिटरेचर में, ये बेटा खोलो ऊपर वाला, मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटी सी झलक। इसके ऊपर वाला, हाँ खोल दो, नीचे वाला भी खोल। आपने बॉस्टन, आईआईटी कानपुर ये देखिए, और ये ऊपर से दिख रही है ना किताब में, ग्रीन, अच्छा। ग्रीन के ऊपर से। जी जी जी। ये पूरी अलमारी में जो किताबें लगी हुई हैं मेरी अपनी लिखी हुई हैं। ओह माय गॉड, ओके, लाइब्रेरी है आपकी तो अपनी पूरी, हाँ, लाइब्रेरी तो है, लेकिन आपकी हम खुद की लिखी हुई किताबों की। ये भी विशेष बात कही आप। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई आपको, इतना समृद्ध कर रहे हैं आप साहित्य को। हर अलग अलग फील्ड्स है ना, जैसे आपकी, आपको भी जी, ट्रेनिंग किया आपने, आपने लॉ किया हुआ है, आपने बॉस्टन से, आई डोंट नो, इतने सारे विधाएं एक साथ आप लेके चल रहे हैं। नहीं, विधाएं तो 2 ही हैं, लॉ और लिटरेचर। और बाकी हाँ तीसरी जो हॉबी है वो है घूमने की। जी जी तो 37 कंट्री अभी तक घूम चुका हूँ मैं, 50 जी। घूमने का इरादा है।
बिल्कुल। उस पे भी हम इंतजार टारगेट करेंगे आपकी अच्छी किताब का, एक टारगेट देशाटन। जैसे इंटरव्यू में हमने सोचा था 100 लोगों से मिलेंगे, और ये जी सब यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे जी जी, एडिट बहुत करने बढ़िया। के नहीं, आप लोगों से इतना सीखने को मिल रहा है, हम लोगों को सौभाग्यशाली है कि डिजिटल पटल से इतने महानुभावों से हमारी मुलाकात हो रही है, सीखने को मिल रहा है, क्षण प्रतिक्षण दिन प्रतिदिन कुछ नया ऐड होता है लाइफ में, बहुत अच्छा। तकरीबन तकरीबन सभी वरिष्ठ साहित्यकार जो हैं उनकी किताबें हमने पब्लिश की हैं। हमारे सबसे छोटा रचनाकार 6 वर्ष का है, और सबसे अच्छा, बुजुर्ग रचनाकार डॉक्टर रामदास मिश्र 98 साल के। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अद्भुत है आपका एक साहित्यिक यात्रा जीवन। महिलाओं के प्रति विशेष वो रहता है कि उनको आगे आने का अवसर मिले, तो महिलाओं की किताबें हमने ज़्यादा पब्लिश की हैं। जी, और मैंने जितने प्रबंध काव्य लिखे हैं वो सब महिलाओं पर ही हैं। जैसे अरे वाह, उर्वशी, तिष्यरक्षिता, माधवी, अहिल्या, पार्श्वदत्ता, आकांक्षा, अंजिता, ये सब जो हमारे 13 प्रबंध काव्य हैं वो जी। सब इसी पर महिलाओं के महिला पौराणिक चरित्रों पर बेस्ड हैं। एक सेकंड। हमारी जो लेटेस्ट बुक है वो है माधवी। माधवी, अरे वाह, हाँ, ये 300 पेज की प्रबंध काव्य है कविता में। अच्छा, वो क्या बात है। कब समय मिलता है आपको इतना सारा लिखने का? बस कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए। चलिए इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हैं आज के दिन।